चैप्टर। तो लास्ट टाइम पे बेटा अपन ने क्या पढ़ लिया था? लाइट के बारे में पढ़ा था। लाइट का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेटा, है ना? आपको दिख रहा है? आप इधर आ जाए, आप आगे आ जाए। नहीं, उनको भी बैठा लो, इसी पे बैठ, शिफ्ट हो जाए, इसी पे बैठा लो। ठीक है, बैठ। तो 10th क्लास की साइंस में आपको मैंने बताया था बेटा 3 पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में अपन ने सबसे पहले स्टार्ट किया फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में अपन को 10th क्लास में 4 चैप्टर पढ़ने हैं। उन 4 चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो लाइट है। क्या है? लाइट। और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो लाइट और इलेक्ट्रिसिटी 2 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो अपन को इस फिजिक्स में सबसे ज्यादा ध्यान देके पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर से न्यूमेरिकल पेपर में आएगा। दोनों चैप्टर से पेपर में न्यूमेरिकल्स आएगा, तो आप लोगों को लाइट पर ध्यान देना है विशेष, है ना? तो हमने लास्ट टाइम पे आपको पढ़ाया था कि चैप्टर 9 था, है ना? चैप्टर 9 का नाम था लाइट और रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, चैप्टर का नाम सबको याद है? चैप्टर का नाम सबको याद है? चैप्टर के नाम में क्या लिखा हुआ है? लाइट पढ़ना है, और लाइट में भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ना है। तो लास्ट दिन पे हमने आपको बताया था लाइट क्या होता है। कौन बताएगा लाइट क्या होता है? बताएं बेटा, व्हाट इज लाइट? Light is a form of energy which provides sense of vision to our eyes. सबको याद है ना? आप में से कोई ऐसा है जिसको लाइट नहीं पता? तो लाइट बेटा एक एनर्जी का फॉर्म होता है। क्या होता है बेटा? एनर्जी का एक फॉर्म होता है। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है, सबको पता है ना? जो हमको क्या प्रोवाइड करता है? देखने की क्षमता प्रोवाइड करता है। देखने की क्षमता प्रोवाइड करता है। तो विच प्रोवाइड अस सेंस ऑफ विजन, विच प्रोवाइड अस सेंस ऑफ विजन। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड अस सेंस ऑफ विजन। तो ये चीज आप लोगों ने पढ़ी थी। लाइट क्या थी? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which provide us sense of vision, जो हमको देखने की क्षमता प्रदान करती है। ये बात क्लियर है? लाइट में किसी को दिक्कत? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड अस सेंस ऑफ विजन। अब क्या होता है? लाइट में बहुत सारी फिनोमिना होती हैं। तो लाइट में फिनोमिना होती हैं, तो लाइट में बहुत सारी फिनोमिना होती हैं। तो अगर मैं पहली फिनोमिना की बात करूं, लाइट की फिनोमिना की हम बात करें, फिनोमिना ऑफ लाइट, फिनोमिना ऑफ लाइट। ठीक है बेटा? फिनोमिना का मतलब होता है लाइट में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। लाइट रिफ्लेक्शन करता है, लाइट रिफ्रैक्ट करता है, लाइट डिस्पर्स करता है, लाइट ट्रेवल करता है स्ट्रेट। ठीक है, लाइट में इंटरफेरेंस होता है, लाइट में पोलराइजेशन होता है, और लाइट में डिफ्रैक्शन होता है, और लाइट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। कुल मिला के लाइट में अगर मैं बात करूं तो 8 फिनोमिना होती है। कितनी होती है? 8 फिनोमिना। तो टोटल 8 फिनोमिना होती हैं। उनमें से जो फिनोमिना है, तो वो पहली फिनोमिना है वो है रेक्टिलीनियर। पहली फिनोमिना का नाम बताओ, रेक्टिलीनियर। पहली फिनोमिना का नाम क्या है? रेक्टिलीनियर। मतलब इसका मतलब है लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ एक ही बात है बेटा, है ना? इसका मतलब है लाइट travels in a straight path, इसका मतलब ये है। पहली फिनोमिना सबको समझ में आ गई। दूसरी फिनोमिना बेटा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इस फिनोमिना में हमको डिटेल में पढ़ना है, तो अपन पढ़ेंगे। पहले चलो इसमें बता देते हैं इसमें क्या होता है बेटा। लाइट रिफ्लेक्ट करती है सरफेस से, किसी शाइनिंग सरफेस होती है, इस पर लाइट इंसिडेंट होती है
और रिफ्लेक्ट हो जाती है। लाइट आएगी और टकराकर वापस लौट जाएगी, इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तीसरी फिनोमेना होती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस फिनोमेना में क्या होगा बेटा, दो मीडियम होंगे, मीडियम 1 और मीडियम 2। मान लो ये एयर है और ये मान लो वाटर है। तो लाइट ऐसे आएगी, ये लाइट आ रही है, ये लाइट हो गई, और ये दूसरे मीडियम में जाएगी ऐसे। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट की ये 3 फिनोमेना समझ में आ गई। पहली फिनोमेना स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना, दूसरी फिनोमेना रिफ्लेक्शन कराना, तीसरा फिनोमेना रिफ्रैक्शन कराना। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि टॉर्च को पानी में, मतलब पहले हवा से लेके आओ उजाला और पानी में चला जाए। तो पानी में जब लाइट ट्रेवल करती है तो उसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। कांच में से जब पास कराते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो रिफ्रैक्शन, और सेम मीडियम में जाए तो रिफ्लेक्शन। ठीक है। तीसरी जो फिनोमेना होती है लाइट की, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं, मतलब है सिलेबस में तो है, इस साल तो है, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन, पर वो इस चैप्टर में नहीं है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट कैसे समझेंगे, मान लो ये प्रिज्म है, यहां से एक व्हाइट लाइट आ रही है, तो ये व्हाइट लाइट जो होगा वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7। और ये बी से स्टार्ट होगा और रेड पे खत्म हो जाएगा, विव की ओर। ये 7 कलर होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। तो ये सातों के 7 कलर आपको यहां पर मिल जाएंगे स्क्रीन पर। तो ये होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो आपको अगर कोई बोले व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, तो आप क्या बताएंगे, जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, 7 कलर में। इसको हम कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। हालांकि अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको बता दे रहा हूं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो फिनोमेना है डिस्पर्सन ऑफ के बाद, फिर फोर्थ है बेटा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ये जो फिनोमेना है बेटा, ये हमारे सिलेबस में है नहीं, है ना, 10th क्लास में तो नहीं। तो फिर ये क्यों दी गई है, तो भाई मैंने आपको कल बताया था लाइट जो है वो 2 तरीके से ट्रेवल करती है, रे के फॉर्म में और वेव के फॉर्म में। तो वेव की भी कुछ फिनोमेना होती है, कुछ फिनोमेना रे की होती है। तो वेव की जो फिनोमेना होती है वो हम यहाँ 11th में 12th में पढ़ेंगे, 10th में नहीं पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक पढ़ेंगे। तो जो रे ऑप्टिक्स की कुछ डिस्कवरी हुई थी उसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। तो इसका वैसे मतलब बता देता हूं, इसमें क्या होता है, इंटेंसिटी चेंज होती है, इंटेंसिटी चेंज होती है, मतलब इंटेंसिटी चेंज का मतलब है कहीं तो बहुत अधिक बढ़ जाएगी, चमकदार हो जाएगी, और कहीं डार्क हो जाएगी। 2 वेवें आपस में मिलेंगी, तो इंटेंसिटी उजाला ज्यादा हो जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और कहीं कहीं वो क्या करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी, तो कह सकते हैं कि मतलब उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब हम 12th क्लास का पोर्शन है ना, इसलिए इसको हम ज्यादा पढ़ा नहीं रहे, सिर्फ इतना समझ लो कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में लाइट की इंटेंसिटी चेंज होती है। क्या चेंज होती है, लाइट की इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी तो तुम समझते हो ना सब लोग, ये कम उजाला दे तो लो इंटेंसिटी, ज्यादा उजाला दे तो हाई इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तीव्रता, हिंदी में बोलते हैं तीव्रता, हिंदी में क्या बोलते हैं, तीव्रता। इसके बाद 5वीं जो इसकी है बेटा इंटरफेरेंस के बाद डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अभी बिल्कुल बेसिक चल रहा है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं आएगा ये सब चीजें, हम अभी इसके बाद स्टार्ट करेंगे, बताया था कल, वो चीज आएगी। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा, तो जरा समझ लो, मान लो ये यहां से एक लाइट जा रही है ऐसे, है ना, ठीक है। अब यहां से लाइट जा रही है, स्क्रीन है, तो ये लाइट हमारी कैसी जानी चाहिए, सीधी जानी चाहिए कि नहीं। अब यहां पर हमारी एक रुकावट है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्स्टेकल। इस ऑब्स्टेकल ने क्या किया, ऑब्स्टेकल मतलब जो रुकावट डालता है, जैसे मैं लाइट यहां भेजू तो इधर नहीं जाएगी, इधर से लौट आएगी, तो ये ऑब्स्टेकल है। अब इस कॉर्नर पर गई लाइट यहां पर,
तो इस कॉर्नर से क्या होगा, लाइट बेटा मुड़ जाएगी। लाइट क्या हो जाएगी बेटा, लाइट का मुड़ना हो जाएगा, यहां से ये ऐसे मुड़ जाएगी ऐसे। तो शार्प कॉर्नर से लाइट का मुड़ना क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कॉर्नर से लाइट का मुड़ना क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपने इसका कभी एग्जांपल सुना है, कहीं देखा है? चलो मैं बताता हूं। आप किसी अंधेरे कमरे में, आप किसी अंधेरे कमरे में, बिल्कुल सुनसान, उसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है, लाइट का कहीं से भी एक कण भी नहीं आ रहा है, एक सिंगल पार्टिकल लाइट का नहीं आ रहा है। अब उस अंधेरे कमरे में एक छोटा सा होल कर दिया जाए और उस होल में से लाइट आए, तो वो जो लाइट आती है उस होल में से तो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। जैसे मान लो हमारे पास में ये होल है और लाइट का सोर्स ये है और यहां से लाइट ऐसे एंटर कर रही है। उसके बाद आपने देखा होगा कि यहां से ऐसे जाएगी और यहां से ऐसे जाएगी और आपको होल इतना बड़ा दिखाई देगा, उसका छाया, उसका इमेज। जो छोटा सा होल था उसमें से लाइट एंटर करके आपको जब उस पर दिखाई देगा इतना बड़ा दिखाई देगा। क्यों दिखाई दिया, क्योंकि जब उस होल में से लाइट को निकाला तो ये होल में से जैसी लाइट निकली कॉर्नर से मुड़ गई और स्ट्रेट जाती है। जैसी इसमें से गई मुड़ी, मुड़ने के बाद वो स्ट्रेट। बात समझ में आई? तो जो इसका इतना साइज था उतना नहीं है। मान लो जैसे ये लाइट है, ये होल है और लाइट ऐसे जा रहा है, तो भाई इसका तो इमेज, मतलब अगर मैं बात करूं तो ये तो इतना ही बनना चाहिए, इतना ही बड़ा बनना चाहिए। आपने अभी पढ़ा कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, तो ये स्ट्रेट जाएगा तो इतना ही तो बोलना चाहिए। लेकिन इस कॉर्नर से लाइट मुड़ जाएगी और ये यहां चला जाएगा और यहां चला जाएगा और आपको इतना बड़ा होल दिखाई देगा, इतना बड़ा होल दिखाई देगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये आपको 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बाद एक फिनोमेना होती है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। नेक्स्ट फिनोमेना होती है छठवीं, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। बात समझे? तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट का क्या मतलब है? तो कभी आप अंधेरे में गाड़ी पर गए हो, सामने से फॉक्स पड़ता है और आपको आंखों में कुछ दिखाई नहीं देता बगल का, देखा होगा, इधर से जा रहे हो, उधर से मोटरसाइकिल आ रही है या उधर से कार आ रही है, अपन मोटरसाइकिल या साइकिल से ही जा रहे हैं, साइकिल से तो सब जाते ही है, साइकिल से जा रहे हो, उधर से एकदम से कार का फॉक्स पड़ा आंखों में तो बगल की रोड ही दिखाई नहीं दे रही। अब अंदाज से चलते, पता नहीं आगे गड्ढा ना हो, और गड्ढा हो तो पता चले जाए उसमें चले गए। आपने ऐसे देखा, अनुभव किया है ना कि नहीं, कि जब आप अंधेरे में चलते हैं, मतलब रात हो जाती है और आप रोड पर जा रहे हैं और ये स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, तो सामने से आपको एक कार आती हुई दिखाई दे रही है, उसका फॉक्स आपकी आंखों में पड़ता है, तो उस फॉक्स की वजह से हमें चकाचौंध हो जाता है। हमारे जो साइकिल का जो पहिया है वो सीधी डायरेक्शन में जाए, वो एक सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अंदाजा चल रहा है, हमको दिखाई नहीं दे रहा। फिर थोड़ी देर बाद जब वो कार निकल जाएगी तब हमको रोड दिखाई देती है। ऐसा देखा है कि नहीं? रात में नहीं देखा है तो आप अंधेरे में जाना साइकिल से, सामने से फॉक्स आ रहा हो या सामने से साइकिल वो कार आ रही हो और या ट्रक आ रहा हो और उसने मतलब तेजी से तुम्हारे मतलब जल ही रहा है तुम्हारी आंखों पे, जब वो पड़ेगा तो तुमको ट्रक के बगल से वो लाइट के हिसाब से अपन को चलना पड़ता है, इधर से चले जाए, और मान लो उधर गड्ढा हुआ तो चले जाएंगे उसमें, क्योंकि रोड दिखाई नहीं देती। क्या समझे? रोड दिखाई नहीं देती। तो इस फिनोमेना को अब कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। समझ गया कि नहीं? अब आते हैं 7वीं फिनोमेना पर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब ये तुम्हारे मतलब ऐसा कह सकते हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ना फिनोमेना, वो आपकी 12th क्लास की फिनोमेना है। तो वहां की बहुत सारी चीजें अभी तुमने नहीं पढ़ी है तो तुमको इसमें आसानी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप एक चीज समझ लो, इसका मतलब होता है अगर किसी सरफेस पर, कोई भी मेटल सरफेस है, कैसी सरफेस है? मेटल सरफेस है, कोई भी मेटल सरफेस है, ये मान लो मेटल सरफेस है, ठीक है, और इस पर हमने लाइट डाल दी। क्या डाल दी? लाइट। तो इसमें से क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सरफेस से, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस सरफेस से। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी 10th क्लास के हिसाब से तुम इतना समझ लो, और तुम्हें ये समझ में आए नहीं आए
कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लाइट की फिनोमेना पता चल गई, 7 ही हुई। ये कुछ नंबर भूल गए क्या? डिस्पर्सन हो तो गया डिस्पर्सन। अच्छा 2 बार लिख दिया ना, डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो गया। ये यहां पर इंटरफेरेंस 5वां है ना, ये 5वां नंबर है, ये 5वां है, ये 6वां है ना, ये है तुम्हारा 7वां है और ये 8वां है, 7 और 8। ठीक है, तो ये तुम्हारी लाइट की इतनी सारी फिनोमेना होती है बेटा, लेकिन आपको इन 8 फिनोमेना को याद नहीं रखना, ना ही आपको इनको समझना है। बस ये समझ लेना कि इन 8 में से 3 फिनोमेना हमको पढ़नी है मेनली। कौन कौन सी है? जो पहले पेज पे लिखी है, ये फिनोमेना हमको पढ़नी है, ये 3 ये 3 को जरूर आपको पढ़ना है। और ये 3 अगर नहीं आएगी तो अभी इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तब आपको समझ में आ जाएंगे। एक रिफ्लेक्शन पढ़ना है, एक रिफ्रैक्शन पढ़ना है और एक डिस्पर्सन पढ़ना है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो हमने इस चैप्टर का मतलब समझा दिया आपको कि इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है। रिफ्लेक्शन का मतलब है लाइट का किसी सरफेस से टकराकर उसी मीडियम में वापस लौटना, और रिफ्रैक्शन का मतलब है लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाना। अच्छा एक बात बताओ, मीडियम की बात हो रही है यहां पे, तो आप मुझे बताओ मीडियम होता क्या है? मीडियम क्या होता है, और खासकर ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है? एक होगा मीडियम, एक होगा ऑप्टिकल मीडियम, तो दोनों में क्या अंतर है? अच्छा मीडियम का मैं बता देता हूं। मीडियम मतलब आप ऐसे समझ लो, एक ऐसा मैटर या ऐसा पदार्थ जहां पर पार्टिकल प्रेजेंट हो, जहां पर पार्टिकल प्रेजेंट हो उसे हम मीडियम कहते हैं। हर चीज मीडियम है इस अर्थ पर, हर चीज मीडियम है। एयर मीडियम है, वाटर मीडियम है, गिलास मीडियम है, दीवार मीडियम है, लकड़ी मीडियम, सब मीडियम है। लेकिन ऑप्टिकल मीडियम सब नहीं है। अब ऑप्टिकल मीडियम में और मीडियम में अंतर समझना, जिसमें से लाइट ट्रेवल कर जाए, मतलब लाइट आर पार हो जाए, वो ऑप्टिकल मीडियम, और जिसमें लाइट आर पार ना हो वो नॉर्मल मीडियम। क्या सारे ऑप्टिकल मीडियम होते हैं? यस, सभी ऑप्टिकल मीडियम होते हैं, लेकिन सारे मीडियम ऑप्टिकल मीडियम नहीं होते। बताओ कैसे? मैंने आपसे कहा ये बोर्ड जो है ना, बोर्ड ये भी एक मीडियम है, लेकिन लाइट इसमें से यहां से टॉर्च लगाएंगे पीछे नहीं जाएगी, तो ये ऑप्टिकल मीडियम नहीं है। ये लकड़ी जो है ना, ये भी एक मीडियम है, इसमें भी पार्टिकल, मैंने क्या बोला? मीडियम वो जिसमें पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, मीडियम वो जिसमें पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, और ऑप्टिकल मीडियम वो जिसमें पार्टिकल तो होते हैं लेकिन लाइट भी ट्रेवल कर जाती है। समझे? तो लाइट के लिए आपको यहां पर 3 मीडियम मिलेंगे जनरली, वैसे तो 4-5 होते हैं पर मैं 3 मीडियम जनरली बता रहा हूं। एयर में लाइट ट्रेवल कर जाती है, वाटर और गिलास, एयर वाटर और गिलास। डायमंड में भी कर जाती है, डायमंड में भी तो चमकता है ना, वो भी मीडियम है, वो ऑप्टिकल मीडियम है। लेकिन अपन जनरली लेते कौन है? लेते कौन से ज्यादातर यूज करते हैं? वो 3 ये करते हैं। बाकी का मीडियम वो सब सारे ऑप्टिकल मीडियम है जिसमें लाइट ट्रेवल कर जाती है। आप ऐसे याद करो, ऑप्टिकल मीडियम मतलब जिसमें लाइट ट्रेवल कर जाए। देखो मान लो ये, मान लो एक गिलास का टुकड़ा है, गिलास है, ये क्या है? गिलास। चलो इसमें पानी भर दिया, इसके अंदर वाटर भी है, यहां से एक लाइट डालना, ये लाइट आपकी ऐसे निकल आएगी, इसमें से इधर से लाइट डालोगे यहां निकल जाएगी। इसका मतलब ये जो पूरा कैसा है? ऑप्टिकल मीडियम है कि नहीं? है कि नहीं भैया? ऐसे समझो जिसमें लाइट ट्रेवल कर जाए वो ऑप्टिकल मीडियम। तो कांच, आप लोग चश्मा लगाते हैं, चश्मा में आर पार दिखता है, ऑप्टिकल मीडियम। पानी में, अच्छा पानी में ऊपर से सन का उजाला होता है, सन, और जब आप पानी में डुबकी लगाते हो तो उसमें भी चीजें दिखती हैं, ऑप्टिकल मीडियम है। और एयर में तो हो ही रहा है, देखो ये उधर उजाला वहां से होते हुए हमारे यहां तक आ रहा है, तो ट्रेवल कर ही रहा है, एयर भी ऑप्टिकल मीडियम है। डायमंड चमकता है, वो भी ऑप्टिकल मीडियम है। समझ गए? तो एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या याद रखेंगे ऑप्टिकल मीडियम के लिए? जिसमें लाइट ट्रेवल करती है उसे ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं।
ठीक है, समझ गए? चलो, तो अब अपन आज की पहली पहली वो पढ़ने वाले हैं, पहली फिनोमिना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बताइए आप लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में मैंने लास्ट दिन पे क्या बताया था, ठीक है? डेफिनेशन किस किस को याद नहीं है? कोई ऐसा है जिसने कल पढ़ी थी और याद नहीं है? आप में से याद है? क्यों याद नहीं करी? याद है? ठीक। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? ठीक है, पहले कल हमने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी कि ये सरफेस है, ये क्या है, और इस पे हमने इसको कर दिया पॉलिश। भैया रिफ्लेक्शन बिना पॉलिश के नहीं होता। अगर ये पॉलिश नहीं करोगे ये ट्रांसपेरेंट माना जाएगा, ठीक है? ये कैसा माना जाएगा? मतलब लाइट आर पार हो जाएगी। अगर मान लो मैं ऐसे ले लूं और मैं बोलूं ये लाइट डाल दी है, तो ये लाइट इधर ना जाके ये पता लाइट कहां चली जाएगी? नीचे चली जाएगी। समझ गए ना? हाँ, स्पेस में पार्टिकल्स होते हैं? नहीं होते हैं। स्पेस एक ऑप्टिकल मीडियम है। हाँ हाँ हाँ, होते। स्पेस जो है उसमें पार्टिकल नहीं होते। स्पेस मतलब वैक्यूम। अभी तो आपने कहा कि हर ऑप्टिकल मीडियम हो सकता है, तो स्पेस में पार्टिकल्स होते हैं। बताते हैं। मीडियम दो प्रकार के होते हैं, डेंसर और रेयर। डेंसर मीडियम जो होता है उसमें पार्टिकल ज्यादा होते हैं और रेयर मीडियम में पार्टिकल कम होते जाते हैं, ठीक है? और फाइनली पार्टिकल खत्म हो जाते हैं, ठीक है? अब जिसमें बिल्कुल भी पार्टिकल नहीं है तो वो मटेरियल मीडियम नहीं है। मटेरियल है नहीं उसमें वो मटेरियल मीडियम नहीं है, वो वैक्यूम है। क्या है? वैक्यूम। स्पेस, लाइट उसमें ट्रेवल कर रही है, आकाश सूर्य से किरण यहां तक पहुंच रही है तो इसका मतलब लाइट तो उसमें ट्रेवल कर रही है। तो हमारे लिए वैक्यूम ऑप्टिकल मीडियम तो है, लेकिन वो रेयर है, डेंसर नहीं है, मटेरियल मीडियम नहीं है। लेकिन एयर मटेरियल मीडियम है। हम अर्थ की बात कर रहे थे। आपका गिलास मटेरियल मीडियम है, आपका वाटर मटेरियल मीडियम है। बात समझ आई? आप ऐसे समझो, मीडियम हम किसको कहते हैं? मीडियम जिसमें पार्टिकल होते हैं। मतलब जिसमें पार्टिकल नहीं तो वो क्या मीडियम नहीं है? अरे वो मीडियम है लेकिन उसमें पार्टिकल नहीं, तो वो मटेरियल मीडियम नहीं है। और हमारे अर्थ पर ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट या ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर मटेरियल मीडियम ना हो। तो हम इस अर्थ पर होने वाले मीडियम की बात कर रहे हैं। वो वैक्यूम एक अलग स्पेशल केस है जिसमें मटेरियल मीडियम नहीं है, लेकिन मीडियम तो है, लाइट ट्रेवल कर रही तो ऑप्टिकल मीडियम तो है। बात समझ नहीं? सबसे ज्यादा स्पीड तो लाइट की उसी में होती है। किसमें? स्पेस में। बताओ क्यों? मटेरियल ही नहीं है तो लाइट को रोकने वाला ही कोई नहीं है, तो 3 × 10⁸ की स्पीड से चलता है ट्रेवल। जैसे जैसे गिलास आएगा कम हो जाएगी स्पीड। सबसे कम किसमें हो जाती है? डायमंड में। सबसे कम किसमें होती है? क्योंकि वो सबसे ज्यादा मटेरियल किसमें प्रेजेंट है? डायमंड में। सबसे ज्यादा डेंसर कौन है? डायमंड। अब डेंसिटी के बारे में पढ़ाएंगे हम आपको, जब हम आपका रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे तब मीडियम के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब लाइट को ट्रैवल करने के लिए पार्टिकल्स की जरूरत नहीं। लाइट को ट्रेवल करने के लिए पार्टिकल की जरूरत नहीं होती है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए पार्टिकल की आवश्यकता होती है। लाइट ट्रेवल विदाउट पार्टिकल। पार्टिकल है तो भी चलेगी, पार्टिकल नहीं है तो भी चलेगी। बात समझ में आई? लेकिन पार्टिकल होना और ना होना, मतलब मीडियम में पार्टिकल होना ना होना, साउंड उसके लाइट की स्पीड पर इफेक्ट डाल सकते हैं। लाइट की स्पीड पर इफेक्ट तो डाल सकते हैं। पार्टिकल नहीं होंगे तो तेज चलेगी, पार्टिकल होंगे तो कम चलेगी। बैठ जाओ भाई। पार्टिकल नहीं है तो तेज चलेगी, पार्टिकल है तो। बात समझ में? चलो अब इसके बाद अपन बात करते हैं, फिलहाल अपन क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहां पर इसको हमने मान लिया शाइनिंग सरफेस, और इसी को हमने स्मूथ सरफेस बोला। स्मूथ सरफेस
इसी को हमने मिरर बोला, क्या बोला? मिरर। इसी को हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला, क्या बोला? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जहां से रिफ्लेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सिंपल। अब ये ध्यान से देखना, मान लो ये सरफेस है, अब इस पर एक लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, और ये हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ये लाइट रे ऐसे आ रही है और ट्रेवल करके ऐसे जा रही है, तो ये आने वाली रे है और ये जाने वाली है। आने वाली रे को बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, और इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है बेटा, इसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इन दोनों के बीच में एंगल बनता है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई क्या था बताओ? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर क्या था? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अब इसकी डेफिनेशन सुनना। जब कोई लाइट रे, ध्यान से सुनो, देखो, जब कोई लाइट रे किसी शाइनिंग सरफेस पर एंटर करती है, मतलब इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्ट होकर कहां जाती है? वापस जाती है, और जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस जाती है। तो हमने इसकी डेफिनेशन लिखी, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द शाइनिंग सरफेस हम शाइनिंग सरफेस की जगह मिरर भी यूज कर सकते हैं, इंसिडेंट ऑन द मिरर, देन इट रिफ्लेक्ट या इट रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम, इट रिटर्न्स कर ले, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो अपन अप्लाई रहे, देन इट रिटर्न back to the same medium, to the same medium, it return back to the same medium, टकराती है और टकराकर उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, टकराती है और टकराकर उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। इस इंसिडेंट को हम क्या कहते हैं? इस इंसिडेंट को हम क्या कहते हैं? इस इंसिडेंट को हम क्या कहते हैं? टकराना। और रिटर्न बैक को क्या कहते हैं बेटा? रिटर्न बैक को मतलब वापस होना। कहां रिटर्न बैक होती है? सेम मीडियम, रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, दिस फिनोमेना is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बताओ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में किसी को दिक्कत? इतना सब लोगों को मैंने पहले भी पढ़ा दिया था, इतना समझ में आ गया, रिवीजन फिर से करा दिया। ठीक है। अब आज अपन पढ़ने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ क्या होते हैं और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कितने टाइप्स होते हैं। ये दो चीजें अपन आज पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला टॉपिक अपन पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए कितने लॉ होते हैं? पढ़े होंगे 8th क्लास में। 2 लॉ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इस डायग्राम में दिख रहे हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection and the incident ray, normal ray and reflection ray light on the same ray. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ याद है? आप दोनों को कुछ याद है? चलो, तो इसने बिल्कुल सही बताया मयंक ने, जरा ध्यान से समझे। ये आई जो दिख रहा है आपको और आर दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। इसका मतलब जो है ना, आई और आर बराबर होते हैं, आई और आर बराबर होते हैं। और आई को क्या बोलते हैं? आर को क्या बोलते हैं?
तो आप इसको बोल सकते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल, या ऐसे बोलो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बोल सकते हैं कि नहीं? आई इक्वल टू आर बोल सकते हैं। आप तो फाइनल पेपर में सिर्फ इतना लिखे आओगे ना पहला लॉ में, आई इक्वल टू आर, तब भी आपका सही माना जाएगा, तब भी आपको करेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए। तो सुने पहला, और दूसरा अब इसमें ऊपर नीचे कर दो। वैसे तो बुक में पहला लॉ ये लिखा है, ये कौन सी रे, ये कौन सी रे, ये कौन सी रे, और ये क्या है, तीनों कैसे होते हैं? एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। तो देखो बेटा, पहला द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, कॉमा, दूसरी कौन सी थी? द रिफ्लेक्टेड रे, रे, कॉमा, एंड द नॉर्मल, नॉर्मल, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द same point, and this point is called, this point is called point of incidence, point of incidence। जिस पॉइंट पर वो लाई करती है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और दूसरा हमारा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज I इक्वल टू आर। ये दो लॉ है, ये दो लॉ है। चलो बताइए, रिफ्लेक्शन के कितने लॉ होते हैं? नेत्रा, पहला लॉ क्या है? तुम तो यार इंटेलिजेंट हो, तुमसे किसने कहा कि तुम पढ़ती नहीं हो? कोई कह रहा था क्या? हैं? तुम तो इंटेलिजेंट हो। मतलब मेरे कहने का मतलब हर वो बंदा इंटेलिजेंट है जो एक बार में पढ़ के याद कर ले। अभी हमें कितना टाइम हुआ इसको बताए हुए? शायद 1 मिनट हुआ होगा। और अगर आपको अभी तुरंत याद हो गया ना, इसका मतलब ये है कि आप पढ़ने में होशियार हैं। बस आपकी मक्कारी आपके काम आ सकती है। अगर आप मक्कारी करोगे तो आप फिर पढ़ने में वीक हो जाएंगे। कोई भी लड़का जो है ना, और कोई भी जो लड़की है, वो ना तो कमजोर होती है ना होशियार होती है। दोनों में सिर्फ एक चीज का फर्क होता है, मेहनत का। किसी ने पहले मेहनत कर ली है इसलिए उसको आज आराम मिल रहा है, और कोई पहले आराम कर चुका है इसलिए उसे आज मेहनत करने की जरूरत है। कोई भी कमजोर, कोई भी, जैसे तुम बचपन में जब 1st, 2nd, 3rd क्लास में थे तभी तुम इंटेलिजेंट बन गए होते, तो आज तुम इंटेलिजेंट होते। लेकिन तब तुम रहे लाड़ प्यार में, तुमने नहीं की पढ़ाई। मम्मी पापा बोले बेटा इकलौता है, क्या करेंगे पढ़ के, अभी आराम से पढ़ लेगा। स्कूल वालों ने ज्यादा प्रेशर डाला तो बहाने बना दिए, पेट में दर्द हो रहा है, कभी कह दिया बुखार चढ़ा है, कभी कह रहा जी घबरा रहा है। अब जब आपने पहले बहाने बनाए तो अब मेहनत करने की जरूरत है, और अगर पहले मेहनत कर ली होती तो अब नॉर्मल पढ़ने की जरूरत है, नॉर्मल। तो मेरे कहने का मतलब, मैं सिर्फ उस बच्चे को कमजोर मानता हूं जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाता और इंग्लिश नहीं लिख पाता। वो बच्चा तो कमजोर है, और जो बच्चा इस इंग्लिश को पढ़ लेता है उसके लिए क्या कुछ भी नहीं है, बस इसको याद ही तो करना है। याद करने का भी वो तरीका थोड़ी ना है कि मतलब रटाया है, पता है। देखो डायग्राम देखो, ये कौन सी रे? इंसिडेंट। ये कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड। ये कौन सी रे? नॉर्मल। तीनों एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, तो आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है।
तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉ होते हैं, ये दोनों लॉ पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। दोनों लॉ पेपर में भैया, ये दोनों लॉ पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है, तो जरा समझ लें। देखो क्वेश्चन कौन कर पाता है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। ये एक मिरर है, यहां से एक लाइट रे आ रही है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है ये लाइट रे तो ऐसी जाएगी, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सॉल्यूशन कितना होगा, थर्टी 60 30 30 30 30। तो 30 वाले सब गलत हैं और 60 वाले सब सही हैं। उसका कारण समझ लो। मैंने अभी आपको बताया था कि सरफेस के नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसको आई कहते हैं और इसको आर कहते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको डायग्राम को देखो ढंग से, ये नॉर्मल है तो ये होता आई और ये होता आर। अगर ये पूरा 90 है, 90 में से 30 जाएगा तो ये कितना बचेगा, कितना आ जाएगा, ये आई आ जाता 60 डिग्री। और अगर आई इक्वल टू आर होता है, आई अगर 60 है तो आर भी कितना आएगा, इसलिए इसका आंसर है आर इक्वल टू 60 डिग्री। आई इक्वल टू आर होता है, और उसने अब की बार ऐसा ये वाला एंगल दे दिया ना उसने 30, तो ये तो मैं लगाना, ये पूरा 90 होता है, 90 में से ये 30 जाएगा तो ये कितना बचेगा 60। और अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60। बताओ आई बात समझ में कि नहीं आई, आई समझ में कि नहीं। कितने लोगों को नहीं आया ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपको बेटा क्या नाम है आपका, कृष्णा, आया समझ में बेटा, आया समझ में, इधर आ गया। चलो तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, मान लो अभी हम लिखवा देंगे आपको, है ना, अभी पी बैक करके आप लिखें। एक क्वेश्चन और देखो, मान लो ये एंगल है ना, ये है 90 डिग्री, कितना है, यहां से एक लाइट रे आ रही है, ठीक है, फिर इधर जा रही है और फिर इधर जा रही है। ये दिया गया 45 डिग्री, कितना दिया है 45 डिग्री, और आपसे पूछ रहा है कि ये एंगल बताओ कितना होगा। अब आपने दिमाग लगाया, ये अगर 45 है तो यहां से अगर नॉर्मल खींचे तो ये भी 45 होगा, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा, ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा। बताओ क्यों, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो 90 प्लस 90 180 होता है, तो 45 प्लस 45 90। अब अगर ये 45 है तो ये भी 45, तो आर की वैल्यू भी कितनी आएगी, बताओ बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखें, मान लो ये क्वेश्चन दिया गया है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 डिग्री, यहां से एक लाइट रे आ रही है, ठीक है, चलो अब आप लोग बताना बेटा, ये दिया गया है आपका 15 डिग्री, कितना दिया गया है, अब आपको बताना है कि ये एंगल कितना होगा। ये थीटा दे बता, इसको बोलते हैं हम थीटा बोल दिया है ना। क्या होगा, इसको हमने बोल दिया थीटा, बताओ थीटा कितना होगा। तो आप लोग दिमाग लगाएं, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, 90 में से 15 गया 75, तो ये भी कितना होगा 75। अगर ये 75 है तो ये भी कितना होगा 15, और 180 टोटल 120 का कितना करना, 180 करना है,
तो ये 135 है, 135 अगर 180 में से जाएगा तो कितना बचेगा? 45 45 बचेगा। तो ये हमारा एंगल कितना हो गया? 45। और अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 45, क्योंकि ये 45 45 40। आप और सोच रहे होगे ये 180 में से क्यों घटाया 135 को? बेटा ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। अब 180 टोटल है तो इसमें से 120 तो ये है और 15 ये, तो 120 और 15 कितना हो गया? 135। इसको माइनस कर दो, जो बचा हुआ है वो ये हो, है ना? तो ये चलो एक कर लो बेटा, यहां से लॉस तो लिख लिए थे, लॉस लिख लिए थे। ये दोनों क्वेश्चन करो। जीवन में अगर तुम कुछ पाना चाहते हो, ध्यान से लो, एक बात और समझ लो बिल्कुल, जीवन में अगर तुम कुछ लोग पाना चाहते हो ना, तो पहले खोना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर बिना खोए हुए कुछ मिलता नहीं। अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। यहां क्या खोना है? अपने शौक। क्या खोना है? अपने शौक, अपने आराम। समझ गए ना? तब क्या मिलेगा? जो खोते हैं वो पाते हैं। तो जो शौक और जो आराम अभी खो दोगे, वही शौक और वही आराम आपको वापस मिल के आएगा, रिटर्न के साथ, रिटर्न के साथ। तो ये थे हमारे बेटा रिफ्लेक्शन लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, है ना। अब अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, हमने रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के टाइप्स। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन के टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपना है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको बता देते हैं बेटा, दो टाइप के होते हैं। एक होता है रेगुलर, रिफ्लेक्शन, और एक होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर, अच्छा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का एक नाम और है, डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। एक रेगुलर है और एक इर्रेगुलर, ठीक है। तो पहले ये समझ लें, ये होता है स्मूथ सरफेस से। किससे होता है? और ये होता है रफ सरफेस से, ठीक है। हाँ, हिंदी में अनियमित बोलते हैं उसको, इर्रेगुलर सरफेस। तो पहला है इट टेक्स प्लेस, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस, ठीक है। और ये इट टेक्स प्लेस, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम रफ सरफेस। डायग्राम देखें, इधर से आ रही हैं, इधर जा रही हैं। अब इसमें क्या होगा? एक, दो, तीन। तो इसमें होता है रेगुलर,
ये होता है इर्रेगुलर सरफेस। किससे होता है? इर्रेगुलर। इसमें देखो लाइट रे, इधर देखो सब लोग, बाद में लिखना, इसमें लाइट रे कैसी है? पैरेलल है, और रिफ्लेक्टेड रे भी कैसी है? पैरेलल। इसमें इंसिडेंट रे तो पैरेलल है, पर रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल। तो दूसरा पॉइंट क्या है इसका? इफ इंसिडेंट rays are parallel, then reflected ray are also parallel. इसमें क्या लिखेंगे बेटा? if incident rays are parallel, then reflected rays are not parallel. आज समझ में आई? इसमें जो इमेज होगी बेटा, क्या होगी? इमेज वो बिल्कुल शार्प दिखाई देगा, तो इट फॉर्म्स शार्प इमेज, शार्प इमेज, और इट फॉर्म्स ब्लर इमेज। शार्प और ब्लर समझते हैं? जो मिरर में दिखती है शार्प होती है, और जो टेबलों पे, पानी में, खुरदुरी सरफेस पे जहां नहीं दिखती है वो ब्लर होती है। ठीक है? और इसमें 3 डिफरेंस है, आपको तीनों डिफरेंस लिखना है। तो पहला डिफरेंस लिख लिया था क्या? चलो लिखो, पहला लिख लिया था सबने? देखो